चलिए बात करेंगे काली बंगन की। बढ़िया महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और यहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं, प्री में भी बनेंगे और मेंस में भी बनेंगे। काली बंगन जो वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है? ये जो अर्थ लिया गया है काली चूड़ियों से, ठीक है। काली ब्लैक जो चूड़ियां होती है वह उसका अर्थ होता है। काली बंगन भी इसको कहा जाता है और काली बंगा भी इसे कहा गया है। बंगन भी कहा गया है और काली बंगन भी कहा गया है, ठीक है। अब इसकी जो लोकेशन थी, ये लोकेशन मिली कहां पर है? तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। राजस्थान राज्य में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में घग्गर नदी। अब इस घग्गर नदी की क्या बात है कि कुछ लोगों का अनुमान है कि ये घग्गर नदी जो है बाद में सरस्वती जो नदी है ये वही नदी है जो बाद में जाकर के घग्गर हो जाती है, ठीक है, जो सूख गई है, ठीक है। अब इसकी अगर हम खोज की बात करें तो अमलानंद घोष साहब ने इसकी खोज करी और इसकी खुदाई वर्ष 1953 बीबी लाल और थापड़ महोदय के नेतृत्व में होती है, ठीक है। अर्थात ये स्थल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया। हमने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी और इसके बाद ये स्थल खोजा गया, ठीक है। अगर हमसे प्रश्न ये पूछा जाता है या घुमाया जाता है कि काली बंगन जो स्थल है उसकी प्राप्ति स्वतंत्रता काल में हुई, स्वतंत्रता के पूर्व हुई, स्वतंत्रता के बाद हुई या इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन दिए जाते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा कि स्वतंत्रता के बाद हुई। संभव नहीं है सभी के लिए कि आप ईयर याद कर पाए हर एक चीज का। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का आप ईयर याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें आप याद कर सकते हैं वो जरूर याद रखें कि ये चीज स्वतंत्रता के बाद आती है। संजना, ठीक है, वेरी गुड। क्या है, नोट्स बनाया करो, वो आपको एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई ये तीसरी कैपिटल थी। अब आप पूछेंगे कि सर तीसरी कैपिटल थी तो पहली और दूसरी कैपिटल तो आपने बताई नहीं। बिल्कुल ठीक। काली बंगन को कुछ इतिहासकारों ने इस सभ्यता की, किस सभ्यता की? सिंधु घाटी की सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है। कुछ इतिहासकारों का यह मत था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो स्थल जो प्रमुख हैं जिनकी खोज और खुदाई सर्वप्रथम की गई, वे स्थल इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थे। क्या थे? जुड़वा राजधानियां। अब दो राजधानी तो वहां हो गई, उनको जुड़वा राजधानी बोल दिया, तो संभवतः अनुमान यह लगाया गया कि जो काली बंगन है वो इस सभ्यता की तीसरी राजधानी, इसको एक संज्ञा दे दी गई। तो आप ध्यान दें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद जब हम काली बंगन को तीसरी राजधानी बोलते हैं तो ये इसके महत्व को भी दर्शाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद में अगर कोई स्थल बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा होगा तो वो काली बंगन ही रहा होगा। अब वो क्यों है? क्योंकि देखिए कि हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और अन्य जो भी स्थल हमने पढ़े वहां क्या हो रहा था कि वहां एक चीज हो रही थी कि वहां पे पक्की ईंटों के मकान मिल रहे थे। कल भी मैंने आपको बताया था जिप्सम, चूने के पत्थर और इनके लेप से बना हुआ आर्किटेक्चर मिला, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो मकान थे उनकी जो चीजें थी वो कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। कैसी थी? कच्ची ईंटों की। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ रही, काली चूड़ी, काली बंगन, कच्ची ईंटें, है ना। तो कच्ची ईंटों के भवन बने हुए थे। दूसरा, ये बहुत ही फेवरेट चीज है और पीएससी में पूछी भी जा चुकी है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से देखने को मिलते हैं या किस स्थल पर मिलते हैं, है ना। तो जुते हुए के, जैसे हमने कल लोथल पढ़ा था और हमने एक युगल समाधान की बात करी थी, तो उससे रिलेटेड जितना युगल समाधान महत्वपूर्ण है उसी प्रकार जुते हुए खेत काली बंगन से रिलेटेड और महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो हैं वो हमें काली बंगन से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहां पर शवों के विसर्जन के भी साक्ष्य मिले, जिनमें नंबर 37 है। उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ध्यान रखना कि शव विसर्जन के जो साक्ष्य मिलते हैं, शवों को विसर्जित कर दिया जाता था, वो कहां से मिलते हैं? काली बंगन से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और कुछ प्रमुख बातों की, जिनमें मिट्टी के मनके, कांच और मिट्टी की चूड़ियां। वही बात, काली बंगन, काली चूड़ी, तो कांच और मिट्टी दोनों प्रकार की चूड़ियां यहां पर मिलती हैं। मिट्टी के मनके मिलते हैं, मनके हमने बताया था आपको कि मोती जैसी चीज, तो वो मिट्टी के यहां पर मिलते हैं।
उसके अलावा खिलौना गाड़ी के पहिए मिलते हैं, है ना, और सिलवट्टे, जो सिलवट्टे होते थे जिन पे अनाज पीसा जाता था या मसाले या सब चीजें होती है, उसके अंतर्गत ये चीजें मिलती हैं। तो ध्यान देना, कालीबंगन, गंगानगर नदी की घग्गर और इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा खुदाई थापड़ और लाल ने करी। सैदो सभ्यता की तीसरी कैपिटल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसका बनता है, कच्ची ईंट के भवन यहां से मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहां से मिलते हैं, सविसर्जन और कुछ कॉमन सी बातें जिनमें बर्तन, मिट्टी के कांच, चूड़ियां, ये लगभग पैरेलल सभी जगह से मिल रही है। अब एक महत्वपूर्ण बात होती है कि ये जो सभ्यता थी इसका विनाश कैसे हुआ, है ना। विनाश तो अलग अलग जगह अलग अलग हुआ, लेकिन कल मैंने जब आपको मैप बना के बताया था तो मैप में मैंने एक चीज ये बताई थी, ये स्थल आप देखो मैप में आपने देखा होगा कि पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, तो संभवतः ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरी सभ्यता का विनाश हो गया हो। अगर होता तो बीच के स्थल भी जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि इस सभ्यता का जो विनाश है वो इसीलिए हुआ क्योंकि जो घग्गर नदी थी, है ना, घग्गर नदी, ये नदी सूख गई। इतिहासकार इस पे सहमत होते हैं, हालांकि हमारी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मतभेद और बहुत सारी चीजें देखने को आपको मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस पर सहमत होते हैं कि जो घग्गर रिवर थी, घग्गर नदी, इसके सूख जाने से इस क्षेत्र का जीवन और अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई, जिससे इस क्षेत्र की संस्कृति और कल्चर का पतन हो गया। तो ये थी बात कालीबंगन की। सभी को क्लियर है अच्छे से? कालीबंगन में कोई डाउट तो नहीं? करुणा कह रही है 8 पॉइंट क्या लिखा है? 8 पॉइंट विनाश के बारे में ही लिखा है। मैंने आपको बता दिया कि इसका विनाश संभवतः इतिहासकारों के माध्यम से घग्गर नदी घग्गर है, घग्गर घग्गर। फर्स्ट पॉइंट अमलानंद घोष। निमिषा के पास बुक नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं। आप जो भी नोट्स जितना मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप उसके नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों की चीजें आपके अच्छे से कवर हो रही हैं, इसके बाहर चीजें नहीं होंगी, ठीक है। बहुत बिरला अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है कि अगर वो आपसे नहीं बना तो वो किसी से नहीं बनेगा, वो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ज्यादातर प्री और मेंस सारा मैं आपको इसमें कवर करा दे रहा हूं और अधिक से अधिक जानकारी दे रहा हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि कालीबंगन या जो स्थल यहाँ पर लिखे हुए हैं ये 3 नंबर से अधिक मार्क्स में नहीं पूछे जाएंगे एमपीपीएससी मेंस में, इतना विश्वास, इतना अनुभव है मुझे, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पूछा आपने वो अमलानंद घोष लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला मेरी बातों को ज्यादा ध्यान दिया करो, बोर्ड पे समझाता हूं उसको तो देख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बातों को भी सुना करो। अमलानंद घोष। और लास्ट पॉइंट जो था निमिषा ने पूछा था शायद, इसका सभ्यता का जो विनाश है संभवतः वो घग्गर के सूख जाने की वजह से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? रोपड़ की, ठीक है। रोपड़ क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? अब ये जो रोपड़ है इससे जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, आप शायद पिछले वर्ष के पेपरों को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका आधुनिक जो नाम है वो रूपनगर है। आधुनिक नाम इसका रूपनगर है, ठीक है। मेगा में आप बड़ा लिख दूंगा, आप चिंता ना करें, पर मेरी बातों को सुने और उससे नोट्स लिखें। यहां मैंने शॉर्टकट में चीजें लिखी हुई है समझाने के लिए केवल। पंजाब राज्य जो हमारा भारत का, हिंदुस्तान का जो पंजाब है उसकी बात हो रही है, वहां पर रोपड़ डिस्ट्रिक्ट, सतलज नदी, सतलज है ना, भाखड़ा नागल डैम भी इस पर बना हुआ है, सतलज रिवर। बीबी लाल ने इसकी खोज करी वर्ष 1950 में। ध्यान देना, वर्ष 1950 में बीबी लाल ने इसकी खोज करी, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई होती है। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, महत्वपूर्ण है, मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा, दोहरा रहा हूं, इसको नोट्स में लिख लेना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा जाने वाला सर्वप्रथम स्थल है, पहला स्थल है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिसको खोजा गया। नेक्स्ट हमने बात करनी है, खुदाई इसकी यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुई है, बीबी लाल ने इसकी खोज करी है।
और इससे जो ये 3-4 पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, उनमें सबसे पहले कि भाई मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत बार सुना होगा आपने, तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य जो हैं वो यही मिलते हैं। ये पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता में एकमात्र एग्जाम्पल मिलता है, जैसा कि मैंने बताया। अब ये जो प्रोसेस है वो कहां पर होती थी? वह प्रोसेस नवपाषाण युग में होती थी, जहां पर हमने आग और पहिए का आविष्कार किया, नवपाषाण में तांबे की खोज हो गई थी। उसी युग की बात हो रही है कि वहां पर बुर्जहोम जम्मू कश्मीर जो था, या कश्मीर कहें मुख्यतः, वहां पर ये साक्ष्य मिलते हैं। और ये प्रोसेस नवपाषाण युग में चलती थी कि जहां पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफना दिया जाता था। तो वो चीज यहां पर मिलती है और पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता में एकमात्र ऐसा प्रोसेस मिलता है या एग्जाम्पल मिलता है जहां मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। वो जगह थी रोपड़। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि तांबे की अंगूठियां यहां से मिलती है, मिट्टी के फलक मिलते हैं, गोमेद पत्थर, है ना। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाते होगे तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग पत्थर वो सजेस्ट करते हैं, माणिक होते हैं, गोमेद होते हैं, रूबी होते हैं, जो भी होते हैं। तो उसी में एक पत्थर होता है गोमेद पत्थर, तो ये पत्थर वहां पर मिला। तांबे की कुल्हाड़ी मिली, तांबे की अंगूठी मिली और मिट्टी के फलक या आभूषण बहुत सारे यहां पर देखने को मिलते हैं। तो रोपड़ के संबंध में ये जानकारी काफी हद तक पर्याप्त है और ये महत्वपूर्ण भी है कि कुत्ते के साक्ष्य को तो आप भूलना नहीं। दूसरा ये भी याद रखना कि बुर्जहोम से ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जो नवपाषाण युग में जाता है। तीसरा, तांबे की अंगूठी, मिट्टी के फलक, गोमेद पत्थर और तांबे की कुल्हाड़ी यहां हमें देखने को मिलती है। पंजाब, रोपड़ और सतलज की हमने बात करी, बीबी लाल की बात करी, और खुदाई किसके नेतृत्व में होती है? तो खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में की जाती है। तो कालीबंगन और रोपड़, अभी तक 2 स्थलों की हमने बात की। क्या आपको क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछो, आगे बढ़े। महेश फलक पूछ रहे हैं, आभूषण जैसी चीजें होती है, मिट्टी के फलक होते थे, आभूषण जैसी चीज हो गई, एक आर्किटेक्चर हो गया उसका, अंगूठी, फलक या आभूषण जैसी चीजें होती थी। ठीक है महेश? देखिए सरल शब्दों में समझा देता हूं। जैसे कल किसी ने झुककर झांकर संस्कृति भी पूछी थी, तो झुककर झांकर संस्कृति या अन्य जो चीजें होती हैं, ये जो सभ्यता थी, चलिए बात निकली है तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं उसको मैं। अब देखो, ये वाला जो क्षेत्र था या ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था, ये क्षेत्र था, ये क्षेत्र था, कुछ इस प्रकार से ये सभ्यता मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से सभ्यता मिलती है। लेकिन क्या पूरे स्थल जो है, बीच में हमने स्थलों को छोड़ दिया, इस तरफ छोड़ दिया, इस तरफ छोड़ दिया, तो क्या पूरे जो भी स्थल हैं वो एक ही सिविलाइजेशन के पूरी तरीके से होंगे? संभवतः नहीं। इतिहासकारों ने इसको अपने परिप्रेक्ष्य में लिखा जरूर है, सहमत होते हैं जहां जहां जैसी जैसी चीजें उनको पता चलती गई, जिन पर सहमत होते गए। जैसे कि विदेशी इतिहासकार कुछ और कहते थे, मैके ने कुछ कहा, विदेशियों में भी बहुत मतभेद है, मार्शल कुछ कहते हैं, मैके कुछ कहते हैं, चाइल्ड का कुछ कथन है। कोई कहता है, चाइल्ड कहते हैं, जैसे अभी बात होगी, अभी मैंने गेहूं और जौ की बात करी, आऊंगा हालांकि आगे इस पे, लेकिन बात निकली है तो समझ ही लो आप। जैसे हमने गेहूं और जौ की बात करी, इसके साक्ष्य मिलते हैं, मिलते धान के भी साक्ष्य हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई ये धान की खेती नहीं करते थे या चावल की खेती नहीं करते थे और ये इंपोर्ट करते थे उसको। लेकिन चाइल्ड या गार्डन चाइल्ड जो इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि भाई ये उपयोग करते थे और ये लोग उगाते थे। तो कुछ स्थानों पर बहुत सारे लोगों में मतभेद हो जाता है। दूसरा कि इतनी बड़ी सभ्यता थी जो लगभग इतने स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी, है ना, तो इतने स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं, आज का हमारा हिंदुस्तान, आज मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, इंडिया की छोड़िए। मध्य प्रदेश के 52 जिले हो गए हैं, अलग अलग जिलों में आप जाकर देखिए अलग अलग कल्चर मिलता है। हम जी रहे 2020 में, बुंदेलखंड की कल्चर अलग मिलेगी, बघेलखंड की कल्चर अलग मिलेगी, मालवा की संस्कृति अलग है, मध्य भारत की संस्कृति अलग है ना, सतपुड़ा का क्षेत्र अलग है। इस प्रकार है मध्य प्रदेश एक ही, जीरे 2020 में है, सभी चीजें साथ में चल रही है, कोरोना महामारी सभी के साथ है। ठीक है, बारिश हो रही है तो वर्षा का मौसम सभी के साथ चल रहा है, कहीं कम हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है, ये प्राकृतिक चीजें। लेकिन
हर जगह का अलग एक कल्चर है। तो वहां के लोग जो मिट्टी के मृदभांड यूज करते थे या वहां की चीजें यूज करते थे, या ये कहा गया कि नगरीय सभ्यता से इनका मोह भंग हो चला था और ये वापस ग्रामीण सभ्यता की ओर बढ़ने लगे थे, इस आधार पर एक संस्कृति है उसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया, जिसको झुककर झाकर संस्कृति के आधार पर भी कहा गया। उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बता रहा हूं कि कल्चर है, वो है इसी का भाग, लेकिन एक उसी समय पैरेलल कल्चर चल रहा था। अब वो कल्चर जो चल रहा था वो इस क्षेत्र में चल रहा था, मोहनजोदाड़ो के दक्षिण में। ठीक है, मोहनजोदड़ो के दक्षिण में दो स्थल थे, एक था कोटदीजी और एक था चहूदड़ो। तो मुख्यतः कोटदीजी और चहूदड़ो और इस क्षेत्र में यह कल्चर चल रहा था, है ना। ध्यान देना, आगे हम पढ़ेंगे, चहूदड़ो को तो हम पढ़ चुके, लेकिन कोटदीजी आगे आएगा, उसको मैं बताऊंगा। और ये तीनों स्थल जो थे ये सिंधु नदी के ही तट पर थे। सिंधु कुछ इस प्रकार बहती है और यहां से मोहनजोदाड़ो बनाते हुए कोटदीजी, दक्षिण में चहूदड़ो, बाईं ओर इसके ये स्थल मिलते हैं। ठीक है, और ये संस्कृति जो झुककर झाकर थी यहीं पर पाई जाती थी। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।